माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका। बच्चों, आज हम ट्रेड साइकिल की थ्योरीज को शुरू करेंगे, जिसमें से आज सबसे पहली जो हमारी थ्योरी है वो है हिग्स की थ्योरी। हिग्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल्स। देखिए, जो हिग्स ने थ्योरी दी थी ट्रेड साइकिल की, उसको समझने से पहले मैं आप लोगों के साथ बिजनेस साइकिल, या जिसको हम ट्रेड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, उसको एक बार डिस्कस करना चाहती हूँ। अक्सर बच्चों को पता होता है वैसे तो कि बिजनेस साइकिल एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। हम अपनी छोटी एसएसटी की बुक्स, छोटी क्लासेस की एसएसटी की बुक से पढ़ते आ रहे हैं बिजनेस साइकिल्स वगैरह। बट है क्या बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि जब हम इकोनॉमी में हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स आते हैं वाइल डूइंग बिजनेस, लाइक आपका जो बिजनेस होता है वो अलग अलग स्टेजेस को क्रॉस करता है। समटाइम्स बूम स्टेज पे होते हैं हम, कभी रिसेशन पे होते हैं, कभी डिप्रेशन पे होते हैं, देन कभी रिकवरी स्टेज पे होते हैं। ये कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो हर एक इंसान ने अपनी लाइफ में सुने हुए होते हैं, एंड खासकर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से जानते हैं इन वर्ड्स के बारे में। बिजनेस साइकिल्स इन्हीं साइकिल्स के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। एक इकोनॉमी हमेशा ये 4 स्टेजेस से गुजरती है, दैट इज बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड अगेन बूम। ये जो 4 स्टेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के, इन चारों के इर्द गिर्द ही हमारी ये सारी थ्योरी घूमती है। सबसे पहली बात ये है कि इन चारों जो साइकिल्स के बीच में किस तरीके से इकोनॉमी में क्या क्या आपके वेरिएबल्स होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और किस वजह से ये स्टेजेस चेंज होती है, इसका जो थ्योरी पढ़ने का मेन कंसर्न है वो यही है। तो अकॉर्डिंग टू हिग्स, business cycle is created with the interaction of multiplier and accelerator. हिग्स के अकॉर्डिंग जो बिजनेस साइकिल है वो क्रिएट होता है किसके इंटरेक्शन से? मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के इंटरेक्शन से। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लायर एंड व्हाट इज एक्सेलरेटर? सी, मल्टीप्लायर इज नथिंग बट चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. Suppose if I am a businessman and I have invested rupees 1 crore in my business, and resultant I got 5 crore, then 5 is my multiplier. That means अगर मैं 100 रुपए कहीं इन्वेस्ट करती हूँ और मुझे बदले में 500 रुपए रिटर्न आ रहा है, तो 500 divided by 100 is 5. That means I am getting 5 times. The returns are 5 times. This number of times I am getting the returns is known as multiplier. Multiplier is nothing but the number of times you are getting back your returns. जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका कितना टाइम्स आपके पास रिटर्न बैक आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर. सो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i. सेकेंड थिंग इज एक्सेलरेटर, जिसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं. एक्सेलरेटर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन कंजम्पशन. दैट मीन्स अगर आपके कंजम्पशन के चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, क्योंकि जब आप कंजम्पशन करेंगे, डेफिनेटली आपने इकोनॉमिक्स में एक टैगलाइन बहुत बार सुनी होगी कि A इज एक्सपेंडिचर इज B इज इनकम, B इज एक्सपेंडिचर इज C इज इनकम. दैट मीन्स एक इंसान का खर्चा हमेशा दूसरे इंसान की आमदनी होती है, उसकी इनकम होती है. आज अगर मेरी कोई डिमांड है, मैं मार्केट में जाके खर्चा करती हूँ, तो मैंने तो पैसा खर्च किया, मेरी जेब से वो गया, बट सामने वाले इंसान की वो इनकम है. तो बेसिकली एक का खर्चा दूसरे की इनकम कहलाती है. तो कंजम्पशन होने की वजह से जब इन्वेस्टमेंट होती है, मार्केट में नया इन्वेस्टमेंट क्रिएट होता है, उससे होने वाले जो चेंजेस है उसको एक्सेलरेटर कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे इकोनॉमी को एक्सेलरेशन मिलता है, उसको इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है. तो इट सेज दैट व्हेन देयर इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, there is always a change in multiplier and accelerator which leads to business cycles. Simple, जब भी इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो उसकी वजह से मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के बीच में एक इंटरैक्शन होता है, एक उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है, जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल जो है वो क्रिएट होते हैं. यहाँ पर मैंने मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. मल्टीप्लायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, और K का फॉर्मूला होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, जिसको मैंने जरा सी वैल्यू देके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. और इसी तरीके से एक्सेलरेटर, जिसको हमने V से रिप्रेजेंट किया है और फॉर्मूले के साथ उसको एक्सप्लेन किया है. चेंज इन i लीड्स टू चेंज इन y विच लीड्स टू चेंज इन C एंड लीड्स टू चेंज इन i. इसका क्या मतलब है? यहाँ पर ये समझने वाली चीज है. देखिए, सबसे पहले हम ये कहते हैं चेंज इन i. मैंने यहाँ पर मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के जो वेरिएबल्स हैं चारों, वो मैंने नीचे एक साथ रखे हैं. यहाँ पर जो मल्टीप्लायर के जो आपके वेरिएबल्स थे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट,
जिसकी वजह से चेंज इन इनकम हुआ। ये क्या कहता है? देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट ये किस तरीके की इन्वेस्टमेंट है? ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच इज डन बाय गवर्नमेंट, जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए की जाती है। इट्स पर्पस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। वैसे तो हमारा अवर्स इज अ वेलफेयर स्टेट, हमारी इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट वर्क करती है वो वेलफेयर के लिए काम करती है। तो यहाँ पर जब इकोनॉमी डाउन पे है तो गवर्नमेंट को एक बूस्ट देने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मैंने अपनी अर्लियर वीडियोस में बिग पुश थ्योरी समझाई हुई है, जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है बिग पुश का, वो उधर जाके उसको देख भी सकते हैं। तो चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट कोशिश करती है इन्वेस्टमेंट करने की, जिससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर को क्या पड़ी है, इकोनॉमी अगर डाउन पे है तो उसको ऊपर लेके जाने के लिए, तो वो तो पीछे हट जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल प्ले होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे इकोनॉमी में पैसा आता है, जिससे इनकम बढ़ती है। और लोगों की जब इनकम बढ़ेगी, इनकम क्यों बढ़ेगी? क्योंकि गवर्नमेंट जब बूस्ट करेगी तो ऐसा थोड़ी आपकी जेब में लाके पैसा दे देगी, वो इकोनॉमी में कोई वेलफेयर प्रोजेक्ट्स लगाएगी, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाएगी जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। Employment will leads to income and income will leads to increase in consumption expenditure. Definitely अगर इनकम बढ़ेगी तो लोगों की कंजम्पशन भी बढ़ेगी, और कंजम्पशन के बढ़ते साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। खर्चे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली लोगों के पास खर्चा जब बढ़ेगा तो इनकम भी आएगी, इनकम आएगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो सारे साइकिल एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर चेन इफेक्ट है पूरा, कि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हुई जिससे इनकम बढ़ी, इनकम के बढ़ने की वजह से कंजम्पशन बढ़ती है, और कंजम्पशन के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट के बढ़ते साथ इकोनॉमी अगेन एक बूम मारेगी, उसको बूस्ट मिलेगा और इकोनॉमी जो है वो आगे की तरफ भागेगी। अब उसको समझाने के लिए मैं इसके बाद एक डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगी। इसमें हिग्स की थ्योरी का एक डायग्राम है। देखिए हिग्स ने इस तरीके से एक डायग्राम दिया था, इस डायग्राम को आप ध्यान से समझें। मैंने यहाँ पर 4 पैरेलल लाइंस ली है, CELA, जिसके बीच में एक साइकिल बनाया है मैंने। यहाँ पर जो CELA है, इस CELA के अंदर आपका जो सबसे नीचे वाला जो A लाइन है, ये आपका है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की लाइन। इसके ऊपर जो L है, ये है लोअर पॉइंट। लोअर पॉइंट का मतलब, जिसको हम फ्लोर पॉइंट भी बोल सकते हैं, कि इसके नीचे इकोनॉमी वर्क नहीं करती, इससे ऊपर ही रहेगी इकोनॉमी, इस पर रहेगी या इससे ऊपर रहेगी। इसके ऊपर जो E पॉइंट है, E पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर E इज योर इक्विलिब्रियम, एंड इक्विलिब्रियम से ऊपर जो पॉइंट है वो है हाईएस्ट पॉइंट, जिसको हम पीक पॉइंट कहते हैं, कि इसके ऊपर इकोनॉमी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर इन चारों साइकिल्स के, इन चारों स्टेजेस के बीच में ही आपका साइकिल जो है वो वर्क करेगा। अब देखें जरा यहाँ पर कि आपका जो साइकिल है वो किस तरीके से यहाँ वर्क कर रहा है। जो आपका ये जो सबसे पहला पॉइंट है P0, ये जो आप P0 देख रहे हैं, यहाँ पर इकोनॉमी लाई कर रही थी। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया, अब जो पीछे में थ्योरी आपको बता चुकी हूँ उसको हम कोरिलेट करेंगे इस डायग्राम से। सी हाउ इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सपोज लेट्स टेक कोई XYZ प्रोजेक्ट लिया है गवर्नमेंट ने, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की। अब वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह से इकोनॉमी में इनकम का फ्लो हुआ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की वजह से, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिला, लोगों को रोजगार मिला, लोगों की जेब में पैसे आए, परचेजिंग पावर बढ़ी। परचेजिंग पावर के बढ़ते इकोनॉमी ऊपर की तरफ भागेगी। तो आवर साइकिल मूव्स फ्रॉम P0 टू P1। हमारी जो साइकिल थी उसने मूवमेंट की P0 से P1 पे, अपर पॉइंट पे गई। ये जो P1 है ये पीक पॉइंट है। इकोनॉमी तब तक बूस्ट की जब तक ये पीक पॉइंट पे नहीं आ गई। अब थोड़ा टाइम इकोनॉमी इसी स्टेज पे सरवाइव करेगी, P1 से P2, ये दोनों हमारे को सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं यहाँ पर। तो बस इकोनॉमी की प्रोडक्शन बढ़ी और P2 पे आके रुक गई। अब P2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इकोनॉमी अपने मैक्सिमम यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज पे है। Economy is using maximum utilization of resources. They are doing fuller utilization of resources. No one is unemployed. Fuller utilization, fuller employment of resources are here at point P2. P2 जो है वो ऐसा पॉइंट है जिसमें इकोनॉमी अपने सबसे बेस्ट पॉइंट पे है। Now what will happen? कोई भी इकोनॉमी किसी भी स्टेज पे कुछ सालों से ज्यादा नहीं रह सकती, 10, 20, 30 साल ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। अब P2 स्टेज ऑब्टेन करने के बाद जब डिमांड इंक्रीज होती जाएगी, बट रिसोर्सेज अपने फुलर यूटिलाइजेशन पॉइंट पे हैं, रिसोर्सेज अपने मैक्सिमम पॉइंट पे हैं, फिर भी डिमांड बढ़ेगी, तो क्या होगा? वेजेस बढ़ेंगे,
प्राइजेस बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, प्राइजेस बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्राइजेस के बढ़ते साथ ही यहाँ से जो P2 है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। P2 नीचे क्यों गिरेगा? क्योंकि प्राइजेस, इंटरेस्ट रेट, वेज रेट, हर चीज तो महंगी हो गई। सब चीजें हो गई महंगी, होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते साथ ही प्रोड्यूसर पीछे की तरफ हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने से। तो वो धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट को बैकआउट करना शुरू कर देगा। और इन्वेस्टमेंट के पीछे जाते ही आपको पता है, एक इन्वेस्टमेंट जो होती है वही ब्लड की तरह काम करती है इकोनॉमी में। एक बिजनेस को चलाने में इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है इकोनॉमी में तो बिजनेस विल फॉल। तो P2 जो है वो फॉल करना शुरू करेगा और वो इक्विलिब्रियम से भी नीचे आना शुरू कर देगा। यहां पर आप देखें, ये जो P2 से Q1 तक की स्टेज है ये रिसेशन की स्टेज कहलाती है। क्या, कौन सी स्टेज कहलाती है स्टूडेंट्स? ये रिसेशन की स्टेज कहलाती है। इस स्टेज पे इकोनॉमी में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, और ये आते आते इस हद तक आ जाता है कि Q1 पे आ जाता है। Q1 इज द डिप्रेशन स्टेज। Q1 कौन सी स्टेज है? डिप्रेशन। इट इज द मिनिमम लेवल ऑफ इकोनॉमी, इससे नीचे इकोनॉमी नहीं जाती है। ये पूरा का पूरा डिप्रेशन इकोनॉमी में ले आता है, जैसे कि हमने 1929 में डिप्रेशन बियर किया हुआ है, उस तरीके से डिप्रेशन आ जाता है। इस डिप्रेशन की स्टेज पे इकोनॉमी कुछ साल सरवाइव करती है और इस पॉइंट को Q2 तक खींचती है। Q2 ट्रफ स्टेज कहलाता है। यहाँ पर ट्रफ मींस लास्ट। उस लास्ट स्टेज के बाद अगेन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, और गवर्नमेंट को इंटरफेयर करते ही दोबारा से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डालनी पड़ती है, सो डैट इकोनॉमी को दोबारा से बूस्ट दिया जा सके, क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। अब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई भी नहीं है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स करते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो गवर्नमेंट सेक्टर करता है। तो आपको इन बातों में कंफ्यूज नहीं होना इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लालच में करते हैं, मगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो गवर्नमेंट सेक्टर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर Q2 की स्टेज पे गवर्नमेंट जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दोबारा से करेगी, जिससे इकोनॉमी फिर Q3 की तरफ, फिर पीक की तरफ दोबारा से जाएगी, और अगेन ये साइकिल इसी तरीके से रिपीट करेगी। हेंस हमारी जो इकोनॉमी है वो हिग्स के अकॉर्डिंग ये जो है आपकी इसी तरीके से ट्रेड साइकिल हमारा वर्कआउट करता है। तो इस साइकिल को हम बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम से समझ चुके हैं। आप इसको कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच।